इन 5 साल के अंदर पूरी हिंदू गर्दी मचाई उन्होंने। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, चुनावी गर्मी भी वैसे वैसे बढ़ती जा रही है। समाजवादी पार्टी पर लग रहे गुंडागर्दी के आरोप का जवाब मेरठ में सपा प्रत्याशी ने हिंदू गर्दी से दिया है। मेरठ से समाजवादी पार्टी के विधायक और वर्तमान प्रत्याशी हिस्ट्री सीटर रफीक अंसारी ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर हिंदू गर्दी मचाने का आरोप लगाया है। अंसारी ने चुनाव प्रचार के दौरान लोगों के बीच अपनी बात रखते हुए कहा कि मेरठ में पिछले 5 वर्षों से हर थानों में हिंदू गर्दी थी। मेरठ की जनता को चेतावनी देते हुए अंसारी ने कहा कि यदि दोबारा बीजेपी की सरकार बनी तो मेरठ में गुंडों का राज होगा। रफीक अंसारी ऐसे पहले और एकमात्र समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नहीं है जिसने इस तरह की बातें की हो। इससे पहले अमरोहा से सपा प्रत्याशी मुखिया कुमार कहते हैं कि वो जीते तो बीजेपी के वर्तमान विधायक के घर में डाका डालेंगे। वो यही नहीं रुक सकता, वो कहता है कि मैं 16 बार जेल काट चुका हूं, मुकदमे से डरता नहीं हूं। समाजवादी पार्टी के नेता राममूर्ति और साउथ मेरठ के प्रत्याशी कहते हैं कि जीते तो चुन चुन कर बदला लेंगे। दंगा आरोपी मुजफ्फरनगर से सपा प्रत्याशी नाहिद हसन का समर्थक कहता है कि जाटों ने वोट नहीं दिया तो मिनटों में बर्बाद कर देंगे। क्या ऐसी सोच के साथ समाजवादी पार्टी सत्ता हासिल करेगी? आज चर्चा करेंगे कि रफीक अंसारी के हिंदू गर्दी वाले बयान का क्या है मतलब, और क्या समाजवादी पार्टी हिंदू मुस्लिम करके ही चुनाव लड़ेगी या उसके पास कोई और भी एजेंडा है। पहले देखते हैं कि रफीक अंसारी ने क्या कहा, उसके बाद अपने मेहमानों से आपका परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। उसने इन 5 साल के अंदर पूरी हिंदू गर्दी मचाई उन्होंने, हर थाने में हिंदू गर्दी मचाई है। मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, अगर ये सरकार बन गई ये तो गुंडा हो जाएगा, ये तो बदमाश हो जाएगा। मेरठ के अंदर साथियों, मेरठ के अंदर दोस्तों यकीन मानिए, मेरठ का नौजवान, मेरठ का मुसलमान कभी दबा नहीं है किसी से। लेकिन साथियों, इस सरकार ने आपको दबाने का काम किया, आपको उसने इन 5 साल के अंदर पूरी हिंदू गर्दी मचाई उन्होंने, हर थाने में हिंदू गर्दी मचाई है। मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, अगर ये सरकार बन गई ये तो गुंडा हो जाएगा, ये तो बदमाश हो जाएगा। मेरठ के अंदर साथियों, मेरठ के अंदर दोस्तों यकीन मानिए, मेरठ का नौजवान, मेरठ का मुसलमान कभी दबा नहीं है किसी से। लेकिन साथियों, इस सरकार ने आपको दबाने का काम किया, आपको कुचलने का काम किया, आपको खत्म करने का काम किया। दोस्तों मैं कहना चाहता हूं, आने वाला दौर दोस्तों ऐसा है, ये हालात बहुत। ये तो नाहिद अंसारी थे। इसके अलावा मुजफ्फरनगर के जो सपा प्रत्याशी हैं, उनके जो समर्थक हैं, वो किस तरीके की धमकी दे रहे हैं जाटों को कि अगर वोट नहीं दिया तो 10 मिनट में बर्बाद कर देंगे। जरा उन धमकी को भी सुने, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। ब्लॉक में नाहिद हसन के साथ जाट हरकत कर रहे, अगर वहाँ उन ब्लॉक में जाट नाहिद हसन के साथ हरकत करेंगे तो हम यहाँ पर्सन के साथ हरकत कर देंगे। वहाँ तो में है 24,000, यहाँ आए हम 90,000। इलाज बांध देंगे, घुस भर देंगे, समझ गए। आज हमारा चौधरी साहब चुनाव लड़ रहा, जेल में पड़ा। एक सिकंदरपुर गांव है, आसपास के गांव है, उन गांवों में गलत खबर आ रही बहुत। वे लोग यूँ कह रहे वहाँ 24,000, 20-22, 24,000 जाट हैं। वे लोग यूँ कह रहे कि अगर न लड़ने का सिंबल होता तो हम वोट देते। जो किसका सिंबल लगा है, क्या मामला है? अगर हम यहाँ 90,000 वोट है, 80,000 वोट है, अगर हम यहाँ कहने लगे कहने लगा यहाँ साइकिल का सिंबल होता हम वोट देते, जो क्या मामला है? हम चौधरी साहब के साथ जुड़ रहे। आपकी जायज बात, आपके बीच में पर्सन चौधरी जी है, लेकिन क्या संदेश है, वो उनकी क्या भावना है वो कहेंगे। आपकी बात जायज है, आप रुको भाई, रुक जाओ। चौधरी साहब सुन ले बात, सुन ले बात करेंगे सब। ये सार्वजनिक बात नहीं होती मेरे भाई, ये सब लोग आप हाथ जोड़ के चलो कोई बात नहीं। जुड़े हुए हैं, नहीं आपके नाइट के भाई और हम भी भाई हैं, बिल्कुल कहने वाले। कुछ लोगों की तो गारंटी नहीं है मेरे भाई। एक बात सुनो जी, अगर हमारे चौधरी के साथ कोई गड़बड़ी होती है ना तो हम मिनट नहीं लगाने यहाँ गड़बड़ी करने में, क्यों नहीं भाई? तो नाहिद हसन हो, चाहे रफीक अंसारी हो, चाहे आदिल चौधरी हो,
बहुत सारे ऐसे सपा के प्रत्याशी हैं जो खुलेआम इस तरीके की धमकी दे रहे हैं कि सरकार उनकी आई तो वो चुन चुन कर बदला लेंगे। और खासतौर पे अभी जो हिंदू गर्दी का आरोप लगाया, इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। आखिर इस शब्द का मतलब क्या है और आखिर ऐसे बोल जो है क्यों लोगों के चुनाव से ठीक पहले याद आते हैं और इस तरीके की बातें क्यों हो रही। क्या इस बार उत्तर प्रदेश में चुनाव जो है केवल हिंदू और मुस्लिम के नाम पे ही होगा, क्या फिर इस बार संप्रदाय के नाम पे बंटवारा होगा और उसी के आधार पर वोट पड़ेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए, सभी मेहमानों का स्वागत है। बीजेपी से हमारे साथ है राघवेंद्र सिंह जी, एहसान राव मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर जुड़ेंगे। इसके अलावा सत्येंद्र यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, तेज तर्रार। सभी मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत सत्येंद्र यादव जी मैं आपसे करूंगा। जो आपके प्रत्याशी हैं, आपकी पार्टी के प्रत्याशी हैं, रोज नई नई चीजें सामने आ रही हैं। अभी ये नया हिंदू गर्दी वाला जो बयान आया है, क्या आपको लगता है कि जो आरोप समाजवादी पार्टी पे लग रहा है, इससे पहले भी हम लोग इस बात पर चर्चा कर चुके हैं कि समाजवादी पार्टी और आपके जो प्रत्याशी हैं वो पूरे चुनाव को संप्रदाय के आधार पर पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू और मुसलमान में वोटरों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और जो लोग वोट नहीं देंगे, खासतौर पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो बयान आ रहे हैं आपके प्रत्याशियों के कि अगर उनको वोट नहीं है, जो जाट और यादवों का जो गठबंधन है, अगर इसमें कोई गड़बड़ी हुई तो चुन चुन कर बदला लेंगे। और ये जो नया बयान हिंदू गर्दी वाला बयान है, किस तरीके से देखते हैं आप? क्या आपके प्रत्याशियों को पार्टी की तरफ से ये लाइन मिली हुई है या ये उनका निजी बयान है? सत्येंद्र जी। कि ये जो भी बयान आप चला रहे हैं टीवी पर बड़ा बड़ा काफी देर तक रिपीट करके, ये बयान समाजवादी पार्टी का नहीं है। दूसरी बात, ये बयान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नहीं है। तीसरी बात ये है कि निजी तौर पे अगर कोई भी व्यक्ति आवेश में आके अगर कोई बात कहता है तो उसके लिए सरकार है, उसके लिए नियम कानून है, देश का संविधान है। और तीसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री जी की जो भाषा है, इस वक्त सबसे ज्यादा पोलराइजेशन की कोशिश जो की जा रही है, तो मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल, मुख्यमंत्री के बयान और जिस तरह से वो हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और जिस तरह से लोगों को सबक सिखा रहे हैं, आपको सबसे ज्यादा अगर कोई हिंदू मुसलमान की बात करने वाला है तो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी हताश है, परेशान है और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सहयोगी हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी का पूरा सहयोग कर रहे हैं कि कैसे भी ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू हो जाए और कैसे भी भारतीय जनता पार्टी ने जो लोगों को वादे किए थे पूरे नहीं कर पाए हैं, उससे ध्यान भटका के कैसे भी हिंदू मुसलमान तक लाया जाए। पूरी साजिश, पूरी रणनीति, योजनाएं, प्लानिंग दिन भर यही होती है कि कैसे लोगों को हिंदू मुसलमान के मुद्दे में लाया जाए, कैसे देश में महंगाई, गरीबी और जिस तरह से किसानों का जो नरसंहार हुआ है इससे हटाया जाए। तो मैं समझता हूं कि बात अगर होनी चाहिए तो इस पर होनी चाहिए कि माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट बिजली फ्री की जाएगी, ये बड़ी बात है। उन्होंने कहा है कि जो किसान मारे गए हैं उनको 25 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा, ये बड़ी बात है। उन्होंने कहा है कि 50 लाख का मुआवजा पहले ही मिल चुका है और जो बिजली फ्री देने की बात है, आम आदमी पार्टी पूरे देश में घूम घूम के कह रही है। अरे मुकेश जी, कहाँ किसानों को मुआवजा मिल गया है? कहाँ है आप? आप किस किसान की बात कर रहे हैं? आप किस किसान की बात कर रहे हैं? किनको मुआवजा देना है? जो किसान चाहे शहीद, चाहे जो किसानों के ये आपकी पार्टी का एजेंडा या अन्य किसी घटना में शहीद हुए ऐसे किसानों को 25 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। और देखिए, ये आपके पार्टी का घोषणा पत्र ही आपकी पार्टी का एजेंडा है। आप अपनी पार्टी के एजेंडे को बात करें अपनी जनसभाओं में, वो ठीक है, लेकिन अभी जो चर्चा हो रही है, आपने कहा कि रफीक अंसारी जो है वो आपका नेता नहीं है। क्या रफीक अंसारी आपका विधायक नहीं, आपकी पार्टी का विधायक नहीं है? क्या अभी आपका प्रत्याशी नहीं? कोई भी सुनिए, मेरी पार्टी का सदस्य है, विधायक है, प्रत्याशी है, अगर निजी तौर पे किसी भी आदेश में आके अगर बात कर रहा है तो ये पार्टी का कोई अधिकृत या किसी भी तरह का बयान नहीं है और ना ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से ऐसा कोई निर्देश है। आप इस भाई तो पार्टी का अधिकृत बयान नहीं है, ये पार्टी इंडोर्स नहीं करती है, तो पार्टी सिंबल वापस ले लेना। बदनाम तो आप हो रहे हैं। आप आपको अरे मेरी बात तो सुने, आप जिस तरह से इसको एजेंडा के रूप में चला रहे हैं, इसको आप इस पर डिबेट कर रहे हैं। अरे भाई तो ये एजेंडा क्या है भाई साहब? ये सत्येंद्र जी, इसमें एजेंडा क्या है? ये एजेंडा आप कहेंगे कि भाई 5 साल से थानों में हिंदू गर्दी मचाई हुई है। ये हिंदू गर्दी का मतलब, सबसे पहले तो आप मतलब समझाइए, हिंदू गर्दी क्या? गुंडागर्दी तो आपकी पार्टी करती थी, हिंदू गर्दी का आरोप क्या लगा है? ये आप लोग जो
कॉलम में एजेंडा चलाते हैं, इस एजेंडे को खत्म करिए। भाई तो ये एजेंडा आप ही दे रहे हो ना, अगर आप इसे एजेंडा कहते हो तो एजेंडा दे कौन रहा है? क्या रफीक अंसारी को मैंने जाके कहा था क्या कि आप हिंदू गर्दी वाला बयान दो? आपको अगर चलाना है तो आप ये बयान चलाइए कि मुख्यमंत्री क्यों प्रत्येक दिन में 10 ट्वीट कर रहे हैं हिंदू मुसलमान को लेके, इस पर डिबेट करिए आप। भाई तो मुख्यमंत्री ने तो कहा था गर्मी उतार देंगे, तो कल हम लोग उसी पे तो चर्चा कर रहे थे, तो गर्मी उतारने की बात कर रहे हैं, मई जून में वो शिमला बनाने की बात कर रहे हैं। वो इस पर चलनी चाहिए कि हिंदू मुसलमान मुख्यमंत्री को कौन सी जरूरत पड़ेगी दिन भर हिंदू मुसलमान कर रही है। भाई तो जिस बात की आप आलोचना कर रहे हैं, आपकी पार्टी के सारे प्रत्याशी वही बात तो कर रहे हैं, किसको मना करे, कौन मना करे? वो ना तो आप मुख्यमंत्री का कौन सा बयान आपको आपत्तिजनक लग रहा है? बयान तो बताइए। नहीं, बयान कौन सा ऐसा बयान है जो आपत्तिजनक है? आप बताइए बयान। अरे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप कितनी बार सुनेंगे कि जो बयान दिया है उन्होंने, ये पार्टी की ओर से अधिकृत बयान नहीं है, ना पार्टी की ओर से कोई ऐसा निर्देश है, और ना ही पार्टी इस तरह की है। पार्टी तो पार्टी कार्रवाई करे ना, पार्टी कार्रवाई करे, पार्टी कार्रवाई करे ना। पार्टी ने तो अभी तक जवाब भी नहीं मांगा कि आप इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हो? अरे वो पार्टी के संज्ञान में आएगा, पार्टी उस पर कार्रवाई। मुकेश जी, मैं यादव जी से सवाल करना चाहता हूँ। जी ऐसा एहसान राव, मैं आऊंगा आपके पास। राघवेंद्र जी बोलना चाह रहे हैं, ठीक है राघवेंद्र जी इसी तरीके के आप पे भी ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के बयान भी इसी तरीके के हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, सत्येंद्र यादव जी जो कह रहे हैं, अगर कोई विधायक या विधायक का प्रत्याशी या समाजवादी पार्टी का नेता बयान देता है, पार्टी से उसका खंडन नहीं आता है, तो पार्टी का अधिकृत बयान माना जाएगा, ये सत्येंद्र जी को पता होगा। अगर कोई व्यक्ति, रफीक अंसारी का अभी तक कोई पार्टी की तरफ से बयान का खंडन नहीं आया है। ये लोग जो है समाजवादी पार्टी के विधायक के जितने प्रत्याशी हैं या नेता हैं, पूरा उत्तर प्रदेश में अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो बयान था, वो ये कहा था कि इनकी गर्मी शांत कर देंगे। गर्मी का मतलब ये समाजवादी पार्टी के नेता, उनके जो समर्थक पूरे उत्तर प्रदेश में कैसे बड़े बड़े बयान दे रहे थे। और अखिलेश यादव जी का क्या बयान आया था? अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी का कोई नेता वो विकास और सुशासन के एजेंडे पर चुनाव को आने ही नहीं देना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी, ये लोग चाहे इतनी उछल कूद मचा ले, हम लोग विकास और सुशासन के एजेंडे पर इनको ला के ही देखेंगे। लेकिन ये लोग जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अराजकता का माहौल बना, जिस तरीके से भयग्रस्त करने का काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से इनकी समाजवादी पार्टी की सरकार में जिस तरीके से अराजकता थी। मुकेश जी, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हर तीसरे दिन उत्तर प्रदेश में दंगे हुआ करते थे। हम लोगों ने 20,000 करोड़ की संपत्ति इन्हीं लोगों ने छुड़ाई है। समाजवादी के बड़े बड़े नेता जो है, सरकारी नहर विभाग की जमीन, कानून विकास प्राधिकरण की जमीन, लखनऊ विकास प्राधिकरण की जमीन, बड़े बड़े सरकारी संस्थानों की जमीनें कब्जा किए हुए थे मुकेश जी। और इनके बड़े बड़े नेता तो भाई सत्ता में आएंगे तो चुन चुन के वापस लेंगे, धमकी दे रहे हैं, बच के रहिएगा। कह रहे सत्ता में वापस आएंगे तो चुन चुन के बदला लिया जाएगा। वो जमीन जो आपने वापस ली है, ये फिर से वापस लेंगे आपसे। एहसान राव जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं यादव जी से बात करना चाहता हूँ। यादव जी ने कहा कि भारतीय पार्टी हिंदू मुसलमान की बात करती है। आप यादव जी मुझे बताएंगे कि चुनाव आते जिन्ना किसके याद आ गए? आप सुनते रहिएगा। आप सहारनपुर के अंदर जो माननीय मोदी जी की बोटी बोटी करने की बात करते हैं, बोटी बोटी वाला बयान देते हैं, उनको अखिलेश यादव जी गले लगाते हैं। और कैराना के अंदर जो लोग पलायन कराते हैं, अखिलेश यादव जी उनको टिकट देते हैं। और रफीक अंसारी जैसे लोग जो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, उनको आप प्रत्याशी बनाते हो। असलम चौधरी जो गोश माफिया है, उन लोगों को आप टिकट देते हो और आप आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हो। तो आपको शर्म आनी चाहिए और इसका जवाब तो चाहिए। मुकेश जी ने कहा जवाब तो चाहिए, आपको जवाब देना चाहिए। यादव जी, रहते हो भैया, आप कहाँ रहते हो? क्या प्रवक्ता है क्या भारतीय जनता पार्टी के आप? ये देवबंद में रहते हैं, देवबंदी मुसलमान हैं। एहसान राव, भारतीय हूँ, सुनिए यादव जी, मैं भारतीय हूँ, भारतीय मुसलमान हूँ, मेरा अधिकार है, मेरा हक है आपसे सवाल करने का। आपको मुसलमान का वोट तो चाहिए, आपको जवाब नहीं दे देंगे। ठीक है, जवाब कौन देगा? आपकी बात, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। ठीक है, जवाब ले लीजिए जी, जवाब दीजिए। ये जो आप लिख के लाए थे वो मैंने सुन लिया है, मैं समझ गया जो आप जो डायलॉग आप बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी कभी भी ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करती है। समाजवादी विचारधारा में
जिस तरह से हम सबको लेकर चलते हैं, समाजवादी ये पार्टी कोई भी का हमेशा ये झूठा एजेंडा रहा ऐसा है। ऐसा ऐसा एहसान राव जिस तरह एहसान राव से- बोलने दीजिए सत्येंद्र जी को, मैं आऊंगा वापस आपके पास, जवाब ले लीजिए पहले। समाजवादी पार्टी सभी को लेकर चलती है और ये धार्मिक और इन हिंसाओं में इस तरह की व्यवस्था में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखती है। सभी को इस देश में जितने भी, चाहे वो हिंदू हैं चाहे मुसलमान हैं, सबका बराबर का अधिकार है। लेकिन जो एजेंडे के तहत जो बात करेगा उसको जवाब देने के लिए समाजवादी पार्टी हमेशा तैयार भी रहती है। उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव की प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है और जितने जो अराजक किस्म की जो व्यवस्थाएं और जिस तरह से लोगों को बांटकर हिंसा फैलाने की कोशिश की जा रही है और जानबूझ भाई यही आरोप तो आप पे लग रहा है सत्येंद्र यादव, कौन बांट रहा है, बांट कौन रहा है? अरे मेरी बात सुनिए, सुनिए, हिंदू गर्दी की बात कौन कर रहा है? चुन चुन कर बदला लेने की बात कौन कर रहा है? विधायक के घर में डाका डालने की बात कौन कर रहा है? तो आपके सारे प्रत्याशी हैं, सारे आपके प्रत्याशी हैं। जानबूझ के मुसलमानों को हार्म पहुंचाया जाता है ताकि हिंदुओं को बदनाम किया जाए। ये हिंदू और मुसलमान की जो राजनीति है, ये डिवाइड एंड रूल बातों की जो राजनीति है, मैं आपको बता रहा हूँ, लोग जागरूक हैं, सब लोग देख रहे हैं और इस वक्त में आज ठीक है, मैं आपको अखिलेश यादव जी का वो बयान, जिन्ना वाला वो बयान सुनवाता हूं, एक बार सुन लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। सुनाइए एक बार अखिलेश यादव जी ने क्या कहा था जिन्ना पे। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं। बताइए सत्येंद्र जी, क्या कहेंगे आप? माननीय अखिलेश यादव जी ने, आपने भी सुना, हमने भी सुना और आप तो दिन में 25 बार सुनते होंगे जी, क्योंकि हम लोग इतने बार शायद नहीं सुन पाए, लेकिन आप 25 बार सुनते क्योंकि आपको इससे स्क्रिप्ट तैयार करनी होती है। आपको इससे बाकायदा एक सोची समझी रणनीति के तहत आपको डिबेट चलानी होती, तो आप ज्यादा सुनते होंगे। ये बताइए, जो आप जो बोल रहे हैं वो हमारी सोच के हिसाब से बोल रहे हैं क्या? मैं आपके मुंह में जाकर के बोल रहा हूँ क्या, आपके कान में बोल रहा हूँ क्या? क्या उन्होंने आजादी, क्या उन्होंने ये बात आजादी से पहले की बात की है? आप ये बताइए किस भाई, तो इससे पहले वो जिन्ना की बात क्यों नहीं कर रहे थे कभी? अभी चुनाव के टाइम में ही जिन्ना की बात करना जरूरी है क्या? जिन्ना की तुलना आप सरदार पटेल से कर रहे हैं, जिन्ना की तुलना महात्मा गांधी से कर रहे हैं, आप जिन्ना की तुलना आप कह रहे हैं दूसरे जो स्वतंत्रता सेनानी उससे कह रहे हैं। जरूरत क्या पड़ी थी जिन्ना के गुणगान करने की? आप ये बताइए, अगर आप महाभारत की कथा सुनाएंगे हाँ, तो आप ये बताइए कौरवों की बात नहीं करेंगे क्या? सिर्फ पांडवों का नाम लेंगे? अगर आप राम और रावण की कथा सुनाएंगे तो क्या रावण का नाम नहीं लेंगे? आप ऐसी बातें करते जैसे तो रावण का नाम लेंगे, लेकिन विलेन के रूप में लेंगे ना। आप तो हीरो बना रहे हैं, आप तो जिन्ना को हीरो बना रहे हैं ना। आप जिन्ना को हीरो बना के कर रहे हैं। आपत्ति तो इसी आप कहिए ना, आप कहिए जो जिन्ना जो है, जिन्ना पाकिस्तान का संस्थापक, भारत के बंटवारे के लिए जिम्मेदार था, ये बात तो आपने नहीं कहा। ये बात का आपने तो जिन्ना को हीरो बना करके पेश किया ना। अरे थोड़ा मतलब की थोड़ा अच्छी बात देश के हित में करिए, प्रदेश के हित में बात करिए। प्रदेश में आज यादव कैसे पीटा जा रहा है, उस पर डिबेट चलाइए। यादव जी, उस पर कार्यक्रम चलाइए। मुख्यमंत्री को दिखाइए कि मुख्यमंत्री कितने जो है बेरहमी से जो उत्तर प्रदेश में प्रयागराज से लेके हर जगह छात्र पीटे जा रहे हैं, आप उस पर डिबेट चलाइए। मुख्यमंत्री उस पर तैयार है। भाई आपके चैनल को कम से कम लोगों के, जनता के हित में चलाइए। लोगों को फूट जनता के हित में ही चला रहे हैं, आपके हित में नहीं है तो आपको बुरा लग रहा है। ये जनता के हित में ही है। एहसान जी कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं आपसे। एहसान जी, पूछिए सवाल। जो जनहित में हो, लोगों के हित में हो। यादव जी सुनने की क्षमता आपके नेता जिन्ना की बात कर रहे हैं और आपके जो प्रत्याशी जो हिस्ट्री सीटर हैं, जो खुद हिस्ट्री सीटर हैं, वो कह रहे हैं कि थाने में हिंदू गर्दी चल रही है।
हिंदू गर्दी का मतलब आप क्या समझते हैं, जरा मुझे भी बताइए। मैं तो समझ नहीं मुख्यमंत्री हिंदू जी गर्दी। के कितने मुकदमे हैं यादव आप इस बात जी। को कब बताएंगे भाई? राघवेंद्र जी, राघवेंद्र जी, क्या ये हिंदू गर्दी शब्द का मतलब आपको समझ में आया? हिंदू गर्दी मचाने का क्या मतलब है? राघवेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है जी। हाँ, हम ये कह रहे हैं, अगर ये हमारे वर्ष के क्षेत्र विकास को बढ़ाना, अयोध्या, काशी, मथुरा, विंध्याचल, चित्रकूट, नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र का विकास करना अगर हिंदू गर्दी है तो निश्चित रूप से हम लोग हिंदू गर्दी करते हैं। अगर जो कांवड़ यात्रियों के ऊपर फूल बरसाना हिंदू गर्दी है तो हम लोग हिंदू करते हैं। हम लोग मंदिरों से हार नहीं उतरवाते हैं, अगर वो हिंदू गर्दी है तो हम लोग हिंदू करते हैं। 24 कोसी परिक्रमा पे हम लोग नहीं लगवाते हैं, शंकराचार्य पे लाठी नहीं चलवाते हैं, थानों में जो अपहरणकर्ता होते हैं उनको नहीं छुड़वाते हैं, आतंकवादियों का संरक्षण नहीं देते हैं, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार याचिका नहीं लगाती है, तो निश्चित रूप से हम लोग हिंदू करती है। अरे इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। इन लोगों ने किस हद तक उत्तर प्रदेश में अराजकता फैला रखी थी। मैं ये कहता हूँ, समाजवादी पार्टी की सरकार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था। 30,000 हत्याएं हुई थी श्रीमान जी, 5 वर्षों के अंदर 30,000 हत्याएं हुई थी। मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है। 2012 में 5,666 लोगों की हत्या हुई थी, 2013 में 6,000 लोगों की हत्या हुई थी, 2014 में 7,500 4,732 लोगों की हत्या हुई थी, 2016 में 4,889 लोगों की हत्या हुई थी। ये आंकड़ा गिरता है जाकर उत्तर प्रदेश में 30,000 लोगों के ऊपर। और श्रीमान जी, आप बिजली की हालत आप बता रहे हो, 300 यूनिट पूरी बिजली देने की बात कर रहे हो। आप लोग याद करिए, उस समय बिजली आती कहाँ थी उत्तर प्रदेश में? आप लोग याद करिए, आप लोगों ने एक बेरोजगारी भत्ते का वादा किया था उत्तर प्रदेश में कि अगर हमारी सरकार बनी तो उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। भत्ता 1 रुपया महीना दिया गया था श्रीमान जी, और जो है 2 वर्षों बाद बेरोजगारी भत्ता बंद भी कर दिया गया था। आप लोगों ने एक वादा और किया था, आप लोगों ने ये कहा था उत्तर प्रदेश के किसानों को। जवाब दीजिए सत्येंद्र जी। मुकेश जी, अच्छा ठीक है सत्येंद्र जी, बात पूरी कीजिए। ठीक है, बात पूरी कीजिए राघवेंद्र जी, फिर आएंगे आपके पास जी। मैं इनके 2014 के 3 घोषणा पत्र बता रहा हूँ जो लोगों उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको वोट दिया था। दूसरा विषय जो था, इनने कहा था उत्तर प्रदेश के किसानों को 65 वर्ष की आयु में हम लोग जो पेंशन देंगे। उसके बाद कहा था उत्तर प्रदेश के किसानों को, उत्तर प्रदेश के रिक्शा चालकों को बैटरी चलित रिक्शा दिया जाएगा। 3 घोषणा जो की थी इन लोगों ने अपने जो घोषणा पत्र में 2012 के, उत्तर प्रदेश की जनता ने बेतहाशा वोट दिया था। ये क्या पूरा किया था इन्होंने? ये इस प्रकार के समूहे लेकर के आते हैं, 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, उत्तर प्रदेश की जनता को बदलाने का काम कर रहे हैं। और ये बताइए, 3 जो वादे इन्होंने किए थे 2012 के घोषणा में, वो क्यों नहीं पूरे किए गए? बताइए सत्येंद्र जी। हो गया इनका जी? हाँ, अच्छा ठीक है। ना तो अपनी सरकार में इन्होंने कुछ किया नहीं है, तो ये अपनी सरकार का बताएंगे। नहीं, ये तो कह रहे हैं इन्होंने जो घोषणा पत्र में जो भी वादे किए थे वो वादे बीजेपी ने पूरे किए। 2012 की घोषणा पत्र की बात हो रही है। मुझे आपने अपने घोषणा पत्र में जो बात करी थी 2012 में, उनमें से जो पूरे नहीं हुए वो लिस्ट ये इन्होंने गिनाई है। आप बताइए क्यों पूरे नहीं हुए? अरे इनको सुन लिया मैंने, इनकी कथा सुन ली है। जी, आप जवाब दीजिए, अपनी कथा बताएं। बता के जाइए। मैंने सुनिए, सबसे पहले अरे बीच में मत बोलिए, मैं आराम से सुन रहा था आपकी कथा। शांत बैठिए आराम से। आप 3 मिनट बोल लिए और चाहिए तो और 2 मिनट आपको मैं। ठीक है, बोलिए, जवाब दीजिए। देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को जो विश्वास में लिया था कि हम गरीब की, कमजोर की, किसान की, महिलाओं की, हम सबके लिए आए हैं और हम सबका विकास करेंगे, सबको विश्वास और सबके विकास की जो बात कही थी। भाई साहब सत्येंद्र जी, ठीक है, आप जब सवाल पूछेंगे तो हम जवाब ले लेंगे उनसे, लेकिन अभी आपसे सवाल पूछा गया है तो आप जवाब दीजिए ना। आप फिर सवाल का जवाब सवाल नहीं होता ना। आपके सवाल, अरे आप कोई अध्यापक है हमारे, आप मुझे बताएंगे। नहीं, अध्यापक नहीं, प्रदेश के अंदर 2017 में पहले नहीं तो मैं आपको अपनी बात करने के लिए, प्रचार करने के लिए मंच नहीं तैयार किया हो आपके लिए। आप जब सवाल पूछेंगे तो वो जवाब देंगे, आपकी पार्टी से सवाल है। आदरणीय योगी जी के आने के बाद ग्राम राज्य आने का काम हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर।
कानून का होने का काम हुआ। रोकिए, इतना महत्वपूर्ण विषय की जवाब दीजिए आप। नहीं सुनाई दे रही है इनकी बात मुझे। जवाब दीजिए। ये ज्यादा पतली आवाज है, इनको रोकिए, थोड़ा शांत हो जाए, पहले मेरी बात सुन लें। ठीक। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को ऐसा लगा था कि सच में चप्पल पहनने वाला आदमी हवाई जहाज में चलेगा, ऐसा लग रहा था जैसे सच में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उनकी, ऐसा लग रहा था जैसे गरीब अमीर हो जाएगा, सबके घरों में पैसा पैसा दिखाई देगा। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इतना बड़ा धोखा दिया। अरे सुनिए, बात करने दीजिए, मैं बात करूं कि नहीं करूं, आप बोलते ठीक है, ठीक है सत्येंद्र जी सुन लीजिए, मैं आऊंगा आपके पास, सुनिए। आप यूट्यूब पर फेसबुक लाइव दिया करिए, यहाँ आप बात करने दिया करिए। जब आप बोल रहे थे मैं आपको आराम से सुन रहा था, सुनना सीख लीजिए। अभी तो सरकार जाएगी, उसके बाद आपको ज्यादा सुनना पड़ेगा। आदत डाल लीजिए, थोड़ा आदत डाल दीजिए। ठीक है, मैं जवाब ले लीजिए राघवेंद्र जी, जवाब दे लीजिए। चिल्लाने लगते हैं, अरे सुनना सीखिए, मैं 3 मिनट पूरा सुनता हूँ आराम से। देना सीखिए सत्येंद्र जी, जवाब देना पतली आवाज में थोड़ा मत चिल्लाइए, जवाब भी देना सीखिए। अरे ये पतली आवाज में थोड़ा बंद करिए। अरे पतली आवाज मोटी आवाज की बात मत कीजिए, सबकी नेचुरल जो आवाज है वो आवाज सबकी अपनी अपनी होती है। अरे जवाब आप व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें, आप व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें ना जी। आप इनको हर 10 मिनट दे दीजिए, मैं सुन रहा हूँ, उसके बाद मैं बोलूंगा। चलिए आप बोलिए राघवेंद्र जी, आपको और भी कुछ बोलना है? जी हाँ, बताना चाहता हूँ, क्यों नहीं बताना चाहता हूँ। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार उत्तर प्रदेश में हमने संभाली थी, तब उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 17.5% थी। हम लोगों ने उसको कम करके आज वर्तमान में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मैं बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में 1.5 वर्ष हमारा खराब हुआ, आज जो बेरोजगारी दर 4.5% है। हम लोगों ने केंद्र की 44 योजनाओं में आज उत्तर प्रदेश अव्वल है, शेष में दूसरे नंबर पे है। जब 2017 में समाजवादी पार्टी ने सरकार छोड़ी थी, अव्वल रहना तो दूर, कोई भी केंद्रीय योजना में दूसरे तीसरे नंबर पे नहीं थी उत्तर प्रदेश की। भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 4.5 से 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया है। इन लोगों के समय में 1,99,000 सरकारी नौकरी दी गई। इसी प्रकार से बहुत लंबी फहरिस्त है। विकास और सुशासन पे आए तो ये लोग आना ही नहीं चाहते। ठीक है, आप इसमें जवाब देना चाहते हैं सत्येंद्र जी, आप देना चाहते हैं जवाब? आप इस पे देंगे जवाब, बिंदुवार जवाब देंगे या फिर अपनी बात रखेंगे आप केवल? अगर इनका हो जाए तब मैं बोलूं। चलिए, इन्होंने बोल दिया, हो गया इनका जी। ठीक है। उत्तर प्रदेश में आप देखिए, इस वक्त महंगाई चरम पर है। महंगाई सिर्फ एक शब्द एक है, लेकिन प्रत्येक दिन आम आदमी कैसे उससे संघर्ष कर रहा है, कैसे जूझ रहा है, इस सरकार को कोई हमदर्दी नहीं है। जो एक कॉमन मैन है, आम आदमी है, जो मिडिल क्लास से लेकर आप बताइए मजदूर वर्ग से लेकर प्रत्येक वर्ग का आदमी इससे सफर कर रहा है, और सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। नहीं, आप कैसे कह रहे हैं कोई लेना देना नहीं है भाई? अब ये प्रवक्ता काम को बिठा लिए जाते हैं। आप देखिए, जो सवाल पूछा गया ना, आप जो पूछेंगे मैं आपका जवाब ले लूंगा, वो सुन रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो सवाल पूछा है सवाल का जवाब दीजिए ना। आप पहले जवाब दीजिए, फिर सवाल पूछिए। तो आप जवाब देंगे नहीं, आप सवाल पे सवाल पूछते जाएंगे, तो फिर इसके लिए मैं बात ही नहीं सुन रहे। सरकार को महंगाई को, बेरोजगारी को, स्वास्थ्य में आप देखिए कितनी बुरी हालत है। कोरोना आया, ये चारों इनके पास सफर नहीं हुआ। आप बताइए, लोगों को अगरबत्ती और उनको जलाने के लिए व्यवस्था नहीं हुई। इस पे बहुत बार बात हो गई, बहुत बार चीजें हो गई है। दुष्प्रचार किया जा रहा है। एहसान राव बहुत देर से बैठे हुए हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं। एहसान, ठीक है, मैं सुन लिया सत्येंद्र जी, आप जवाब देना नहीं चाहते, अपनी बात रखें। आपसे पूछा गया तो 2012 के घोषणा पत्र में जो बातें कही गई थी समाजवादी पार्टी की तरफ से, एक भी बातें पूरी नहीं हुई, उसका जवाब दीजिए आप। वो जवाब आप दे नहीं रहे, अपनी बात कह रहे हैं। एहसान, मैं बताना चाहता हूँ मुकेश जी यादव जी को, मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश से आता हूँ। पश्चिम उत्तर प्रदेश और बल्कि पूर्व उत्तर प्रदेश 2017 से पहले गुंडों के नाम से, अपराधियों के नाम से,
जालिमों के नाम से जाना जाता था। जो पश्चिम उत्तर प्रदेश जिसमें अपराध चरम पर था, 2017 से पहले आपने किसान की बात की, किसान अपने खेत से नहीं जा पाता था और माताएं बहनें, ये कंडीशन थी महिलाओं की कि 6 बजे के बाद महिलाएं निकल नहीं सकती थी, उनके कानों से कुंडल छीन लिए जाते थे, गले से असलियत निकाल ली जाती थी। तो आप कौन से अखिलेश यादव की बात करते हैं? और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आदरणीय योगी जी फिर एक बार मुख्यमंत्री 2022 के अंदर बनने जा रहे हैं और इनकी चाल को हिंदू मुस्लिम करना चाहती है समाजवादी पार्टी। इन लोगों को उत्तर प्रदेश में सही तरीके से समझने का काम किया, परिवारवाद, कभी चाचा, कभी भतीजा, कभी अजम अंकल, कभी मुलायम पापा, इन लोगों को समझने का काम किया। और अरपनदीप यादव जी से इन लोगों को सीख लेनी चाहिए। अरपने जी ने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जताते हुए आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी पर विश्वास जताते हुए उन्होंने इनको संकेत दिया है कि महिलाएं जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार में और भारतीय पार्टी संगठन में सुरक्षित है। तो यादव जी आप बताइए कि अब से पहले अपहरण लिस्ट लगती थी कि इतने में अपहरण होता है, 50,000 में रंगदारी मांगी जाती है और 1 लाख में मर्डर हो जाता है। क्या अभी आपको जब योगी जी का बुलडोजर अपराधियों पर चलता है, बदमाशों पर चलता है, तो आपका दिल को धड़कता है, आपके सीने पे जो तकलीफ होती है? जितने लोग आज टीवी चैनल को देख रहे होंगे उनको समझ में आ गया होगा कि टीवीसी के विज्ञापन में जिस तरह से रामराज्य है, रामराज्य है, सबका साथ सबका विकास, सबके विज्ञापन की भाषा जो है आपकी राव साहब, आप क्या नाम है इनका? राव, एहसान राव, प्रिय भाई आप ये टीवी के विज्ञापनों से हटिए थोड़ा। मेरे भाई यादव साहब आप सुनिए, आप लोगों ने जो आज तक बेवकूफ बनाने का काम किया है, आपने जो आज तक पागल बनाने का काम किया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जनता आपको नकार चुकी है, जनता आपको पुकार चुकी है। देखिए एक दूसरे के बीच में बोलेंगे बातें किसी की कोई समझ में नहीं आएगी। जो दर्शक सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। समय हमारे पास कम है, समय हमारे पास कम है। मोदी जी ने और आदरणीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार के अंदर हर गरीब आदमी, मजदूर, व्यापारी, हर लोगों तक मदद पहुंचाने का काम किया। आज सब लोगों को राशन मुफ्त में मिल रहा है, आज सब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान मिल रहे हैं, आज सब लोगों को गरीब लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड से मिल रहा है। मोदी ने जानने का काम किया जो गरीब महिलाएं, हमारे पास समय की कमी है, हमारे पास समय की कमी है एहसान राव। मैं सत्येंद्र जी आखिरी बार आपसे जवाब चाहूँगा कि ये रफ़ीक अंसारी की बात तो आपने कही कि पार्टी ने इंडोर्स नहीं किया, उसे क्या पार्टी कार्रवाई करेगी या चुनाव आयोग से आप लोग कहेंगे? क्या चुनाव आयोग से आप लोग कहेंगे या आप रफ़ीक अंसारी से बात करके कहेंगे वो माफी मांगे, बयान वापस ले? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप पहले दोस्त सुने मेरी बात। चुनाव आयोग को जिस तरह से गृह मंत्री थूक लगा के पर्चे बांट रहे हैं, जिस तरह से तमाम कोरोना से लेकर तमाम सारे नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, उस पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। चुनाव आयोग को जिस तरह से ये लोग हिंदू मुसलमान करके धमका रहे हैं लोगों को, इस पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। चुनाव आयोग को नहीं, ठीक है, चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए, मैं सहमत हूँ आपकी इस बात से। चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए, आप शिकायत कीजिए, वो चुनाव आयोग का मसला है, संवैधानिक संस्था है, इंडिपेंडेंट संस्था है, वो खुद अपना डिसीजन लेगी। लेकिन पहले पार्टी की ओर से आपकी तरफ से तो होना चाहिए ना कि भाई आपने रफ़ीक अंसारी आपने गलत कहा है, आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हो और इससे पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हो और चुनाव को सांप्रदायिक। भाई साहब ये प्रोसीजर तो ये तो प्रोसीजर जो है ये तो चुनाव आयोग करेगा ना। आपकी पार्टी क्या भाई, एक दिन हो गए, 24 घंटे पूरे होने जा रहे हैं, 24 घंटे से ज्यादा हो गए इस बयान के, अभी तक आप लोग सोच ही रहे हो कि भाई आलोचना करेंगे कि नहीं करेंगे। आप बयान वापस लेने एक बार भी कोई भाई डिवाइड एंड रूल कौन कर रहा है सत्येंद्र जी? ये रफ़ीक अंसारी क्या बीजेपी का है? रफ़ीक अंसारी किसका विधायक है, किसका प्रत्याशी है? रफ़ीक अंसारी किसका प्रत्याशी है? समाजवादी पार्टी डजंट बिलीव इन दैट आइडियोलॉजी। भाई आप किस आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं ये सबको पता है। समाजवादी का चोला है, मानसिकता जो है दंगावादी है। These kind of things and the chief minister is also treating like that.
So the government and election commission. ठीक है, हमारे पास समय की कमी है। आखिरी कमेंट मैं 10 सेकंड में चाहूंगा एहसान राव जी आपसे, सत्येंद्र जी आपसे और राघवेंद्र जी आपसे, आखिरी 10 सेकंड में। राघवेंद्र जी स्टार्ट करें। पहले देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है उत्तर प्रदेश का चुनाव दाएं बाएं होने नहीं देगी। इनके जो जिस प्रकार से आतंकवादी गुंडे उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल फैलाना चाहते हैं, तो वो उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं होने देंगे। इनको जवाब देना होगा। उत्तर प्रदेश में इनकी 4 बार सरकारें रही, इन लोगों ने क्या तीर मारा है। इनको जवाब देना होगा। जब इनकी सरकारें थी, हिंदू को क्यों उत्पीड़न होता था, इन्हें जवाब देना होगा। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस की सरकार। ठीक है, समय की कमी है। राघवेंद्र जी प्लीज। सत्येंद्र जी जी देखिए, धोखाधड़ी, फरेबी और हत्यारी और बहनों का जो जिस तरह से जो चीरहरण होता है, ऐसी सरकार जाने वाली है। माननीय अखिलेश यादव की प्रचंड बहुमत में सरकार बनने जा रही है। 10 तारीख के बाद हम आपको मिठाई खिलाएंगे। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा 10 तारीख का इंतजार करूंगा। एहसान जी बिल्कुल सर, मैं खाऊंगा। खिलाएंगे तो खाऊंगा। सपने देखना मना नहीं है, सपने देख सकते हैं। 10 मार्च के इनके सपने हैं। आदरणीय योगी जी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। और मैं सत्येंद्र यादव जी से सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या रफीक अंसारी पे कार्रवाई करेंगे आपकी पार्टी? बिल्कुल समय की कमी है। ये सवाल तो हम पहले प्रोग्राम की शुरुआत से पूछ रहे हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने कुछ कहा नहीं। खैर, ये चर्चा जारी रहेगी इसी तरह। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए एहसान राव जी, सत्येंद्र जी और राघवेंद्र जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी बातें हमसे साझा की। लेकिन मेरठ में जहाँ से ये बयान आया है अंसारी का, उस मेरठ के समीकरण को आपको बता दें कि 7 में से 6 सीटें बीजेपी के पास है और 6 में से जो 3 सीटें हैं, 3 सीटों पे जो सेकंड नंबर पे है, 3 में बीजेपी रही है, 3 में समाजवादी पार्टी रही है और 3 में बसपा रही है। और यहाँ 63% यानी 63% जो है हिंदू पॉपुलेशन है, 23% मुस्लिम पॉपुलेशन है, 14% जो है उसमें बाकियों का पॉपुलेशन है। और बावजूद इसके इस तरीके की बातें की जा रही है। और अंसारी जैसे आदिल चौधरी और रफीक अंसारी जैसे लोगों के बयान जो है, इस पर आपत्ति है लोगों को और चुनाव आयोग को संज्ञान लेते हुए तुरंत इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। उसने इन 5 साल के अंदर पूरी हिंदू वर्दी बचाई उन्होंने।